भारत का नैनो मिशन क्या है, ठीक है ना। जो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी में नैनो प्रौद्योगिकी को इंक्लूड किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी हम बेसिक तकनीकी की बात करें कि नैनो तकनीकी है क्या, जानते होंगे आप लोग, है ना? जानते हैं। तो क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी? हाँ, नैनो का यहां पर सीधा सा मतलब होता है क्या, बौनापन। क्या होता है? बौनापन। यानी कि जब किसी पदार्थ की साइज 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर के बीच पहुंचती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नैनो स्केल। क्या बोलते हैं? नैनो स्केल। और जब कोई पार्टिकल इस नैनो स्केल पर पहुंचता है, जैसे कि आपको पता है न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो ग्रेविटेशन दिए थे न्यूटन्स लॉ ने। तो न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का सिद्धांत दिया था, तो क्या वो लिमिटेशन है उसका कुछ, कि हर एक दूरी पे वो काम करता है? उसका भी लिमिटेशन है। अगर दो पार्टिकल के बीच की दूरी -10⁻7 मीटर से कम कर दी जाए तो अब वहां पर आकर्षण नहीं, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होने लगेगा। तो नैनो, यहां पर नैनो का तात्पर्य बौनापन। और जब कोई पदार्थ की साइज 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ मीटर के बीच पहुंचती है तो उसी को हम बोलते हैं नैनो स्केल। और इस साइज पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ हो अपने मूल गुणधर्मों को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और एक नए गुणधर्म को क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। और ये ऐसा करता क्यों है, उसके पीछे छोटा सा विज्ञान है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। अब रही बात कि इस नैनो टेक्नोलॉजी का, तो इसका आइडिया फिर आया कैसे? तो इसका भी आइडिया आपके डीएनए से आया है। जैसे आपको पता है कि आपका जो डीएनए होता है, इस डीएनए में ये नाइट्रोजन क्षार होता है, ठीक है ना। और आपके डीएनए में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा सब्सटेंस है, कार्बन, यही है ना। तो अगर कार्बन की अगर हम ना बात करें तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि डीएनए के एक भी नाइट्रोजन क्षार में अगर मामूली सा भी बदलाव होता है तो जीवों में एक भयानक गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट फेज में जब कोविड-19 का वायरस आया, फिर जो सेकेंड फेज में कोविड-19 का वायरस आया, तो उसको आप बोले कि वायरस ने क्या किया, अपने आप को म्यूटेंट कर लिया। म्यूटेंट का मतलब उत्परिवर्तित कर लिया। उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि अचानक वह अपने अंदर एक नए लक्षण को क्या कर लिया, प्रकट कर लिया। यह प्रोकैरियोटिक जीवों में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनका डीएनए जो होता है, उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसलिए उनका डीएनए पूरी तरीके से नहीं बंधा होता है। हम लोगों का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, बंधा होता है, इसलिए हमारे डीएनए में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। आप देखिएगा कि आपके जो माता पिता हैं, आपके अंदर जो कैरेक्टर है वो माता पिता से अलग नहीं है, या तो माता पिता का होगा या माता पिता की पिछली फैमिली का होगा, ठीक है ना। लेकिन जब उन्होंने देखा वैज्ञानिकों ने कि इस डीएनए में मामूली परिवर्तन करने से व्यक्ति के अंदर अचानक ढेर सारे लक्षण उत्पन्न हो जा रहे हैं, तब उनके दिमाग में यह गया कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब उनका दूसरी तरफ दिमाग गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएनए की साइज इसके लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि एक नॉर्मल सेल, आप जानते होंगे, एक नॉर्मल सेल की साइज कितनी होती है, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच में होती है। यही ना है नॉर्मल साइज, पढ़ा है जनरल साइंस। सबसे छोटी सेल, कॉमन नेम पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और यह है क्या, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, विषाणु है कि क्या है, जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया। सबसे छोटी कोशिका, साइज कितनी है, 0.1 माइक्रोन, ठीक है ना। इससे छोटा कोई भी सेल नहीं होता है। और आश्चर्य की बात सुनो, इससे भी छोटा वायरस होता है। वायरस क्या होता है, इससे भी छोटा होता है, लेकिन वायरस सेल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं है। वायरस के अंदर कोई लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है तब तक जब तक कि वो किसी दूसरे होस्ट सेल में न पहुंच जाए। तो सबसे छोटा सेल आपका कौन सा है, जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा
गैलीसेप्टिकम, और इसको बोला जाता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जानवरों में ये श्वसन संबंधी रोग पैदा करता है। ठीक है, इसको जोकर आप प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये अपना आकार भी चेंज करता रहता है। तो नॉर्मल साइज आपकी सेल की ये है, उसके बीच में होता है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज फर्मी में होती है 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। यानी एक सेल जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर आपका क्या होता है? डीएनए होता है। और उसके अंदर अगर आप जीन को देखोगे तो लगभग 30,000 एक्टिव जीन है और 50,000 इनएक्टिव जीन है। यानी अगर आप सही ढंग से देखो तो एक सेल में अगर आप देखोगे तो आपके डीएनए की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। इतना लंबा डीएनए होता है, और वो कहां समाहित होता है? आपके इस छोटे से केंद्रक में। तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, ताजमहल नहीं है ना? अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए में चेंजिंग हो रहा है। एक सेल को आप देख सकते हो आप अपनी आंखों से? कभी देखा है सिंगल सेल अपने नंगी आंखों से? नहीं देखा है। अंडा देखा है मुर्गी का? किसी का भी अंडा सिंगल सेल होता है, याद रखे रहना आज से। अब आज के बाद से मत कहना कि हम एक सेल नहीं देखें। किसी भी जानवर का जो एग होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल होता है। और इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं सब सिंगल सेल से डेवलप होते हैं, सारे के सारे। तब होगा कि अब सर मेल और फीमेल मिलके एक नया बच्चा, वो कैसे सिंगल सेल? तो आपका भी जो जन्म होता है ना, इसी सिंगल सेल से हुआ है। ये एग सेल होता है, यहां पे स्पर्म सेल फ्यूज करता है। ये एक सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल, लेकिन स्पर्म सेल का केवल न्यूक्लियस अंदर जाता है, बाकी का कोई पार्ट अंदर नहीं जाता। तो आपकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है फिर? सिंगल सेल से। और जब ये दोनों मिलते हैं तो इसी को बोलते हैं जाइगोट। फिर इनमें डिवीजन शुरू हो गया, 2, 4, 8, 16, 32, 64, दैट मीन्स कॉल्ड एम्ब्रियो, भ्रूण। और जब भ्रूण बन जाता है तब सब चीज डिसाइड हो जाता है कि कौन सा सेल किस ऊतक में कन्वर्ट होगी और वह ऊतक कौन से अंग में कन्वर्ट होगा। तो अब जब यहां पर इस डीएनए के बारे में तमाम प्रकार की चीजें देखी गई, और एक बात याद रखे रहिएगा कि जीन, डीएनए, गुणसूत्र, ये तीनों आपस में मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी दुनिया का निर्माण करते हैं, जिसको आज तक समझना नामुमकिन है। आज तक इसको पूरी तरीके से नहीं समझा गया है। 1990 में इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया, फिर भी पूरी जानकारी नहीं मिली। 2016 से फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया, और अभी भी वो चल रहा है। तो आए दिन कुछ न कुछ डीएनए से संबंधित जानकारियां मिल रही हैं। तो अब यहां पर जब समस्या ही आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएनए की साइज इसके लिए जिम्मेदार है, तब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने कार्बन को लिया, क्योंकि कार्बन इस धरती पर एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं, एकमात्र है। ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने? कार्बन को लिया, और कार्बन को लेने के बाद उस कार्बन को कहां ले जाना चाहा? डीएनए की साइज में। और जब कार्बन को डीएनए की साइज में वो ले जाना शुरू किए, तो वो देखे कि डीएनए की साइज में पहुंचने के पहले ही वो कहां पहुंचा? नैनो स्केल पर। और जैसी नैनो स्केल पर पहुंचे तो देखा कि कार्बन अपने मूल गुणधर्मों को छोड़कर एक नए गुणधर्म को क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। वहीं से नैनो प्रौद्योगिकी की क्या हुई? शुरुआत हुई। और इस नैनो प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने वाले थे आपके रिचर्ड पी फेमैन। इनको फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने एक फिजिक्स का व्याख्यान चल रहा था, उस फिजिक्स के व्याख्यान में इन्होंने एक शब्द बोला था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। यानी कि तल पर अभी बहुत सारी जगह क्या है? बची हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, देखने में लग रहा है कि ये 100 बच्चे से क्लास भरा हुआ है, तो रिचर्ड पी फेमैन ने कहा कि अभी भी इसमें 100 बच्चों की जगह क्या है? खाली है। ठीक है, और सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द बताने वाले थे आपके नारियो तानीगुची। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द बताया था।
और नैनो टेक्नोलॉजी का जो एक तरीके से प्रचार प्रसार किया था वह थे आपके एरिक डेक्सलर साहब। एरिक डेक्सलर की किताब थी इंजन ऑफ क्रिएशन। उनमें एक टॉपिक था द कमिंग इरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनोटेक के प्रचार प्रसार की बात किसने किया ज्यादा? एरिक डेक्सलर साहब ने। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन? रिचर्ड पी फेमैन साहब। और प्रोफेसर नारियो तानीगुची को क्या कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द देने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे।